हाय फाय। तुम वही हो ना जो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तुम्हारे लास्ट बोर्ड है, फिर तुम्हारी बोर्ड से जो है ना आज़ादी मिल जानी है तुम्हें लेके उससे पहले तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी तो हो रहे हैं। नेक्स्ट पेपर किसका तुम्हारा? बल्कि रुको रुको रुको, रुको जरा, सबर करो। पेपर से पहले तो तुम्हारी ईद है राइट, और ईद के बाद किसका पेपर है? मैथ्स। वो किसका? सोल्यूशन 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 भी तो कोई बताओ भाई। यार सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। देखो, मैं जनरली तुमसे पहले एक बात कहूँगी कि पाक स्टडीज़ के एक जादुई फार्मूले की तरह इसका कोई इतना कुछ मेथड नहीं है कि जैसे रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी पाक स्टडीज़ के बारे में, उसमें मैंने एक ड्राइव लिंक ऐड कर दिया था जिसमें मैंने कुछ PDFs बनाए थे गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और आपने उसको बस रीड आउट किया, पूरी बुक को नहीं खोला, आपने बस उसको रीड आउट करते गए पेपर में वही क्वेश्चन आ गए और आप जो है आप अच्छे मार्क्स रिकॉर्ड करके आ गए, ठीक है। लेकिन मैथ्स में मुझे रिसेंटली वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि आप मैथ्स का बनाए कुछ ऐसा PDF जिसको हम बस ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारा जो है ना पेपर अच्छा हो जाए। तो देखो, मैथ्स का मैं PDF आई कैन डू इट, बट मैथ्स को रीड करने से कभी नहीं आती। मैथ्स की आप प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को जब आप सॉल्व आउट करोगे, समझोगे, तभी आपको मैथ्स आएगा। तो यार आई नो जो यहाँ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे, मे बी जिसने कुछ प्री इंजीनियरिंग के होंगे, मे भी कुछ ICS फिजिक्स के होंगे, मे भी कुछ स्टैट्स के होंगे, तो यार ये वीडियो तुम सबके लिए है जिसने इस एग्ज़ाम को चूज़ कर लिया है। तो यार इसमें मैंने तुम्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे देनी है जिससे मैथ्स का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस धमाकेदार वीडियो। आज के सुपर हेल्पफुल वीडियो में हम मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को भी जोश, जुनून और जज्बे से टैकल कर लेंगे। यार अपने इस जोश जज्बे को ज़रूर बरकरार रखना है, क्योंकि मैथ्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट लेते हो ना, तो हर चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन समटाइम्स जब आप किसी डिफ़िकल्ट स्टेज पे कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप जो है ना बुक बंद करके बैठ जाते हो। तो अब बुक बंद करने का टाइम नहीं है यार, अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो प्लीज़। जितना लेट हो चुके हो इससे ज़्यादा लेट नहीं होना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्विक रिवीजन प्लान देखेंगे और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे ना कि यार जिससे तुमने ना 90+ मार्क्स सिक्योर करने हैं आउट ऑफ 100। यार टू दी पॉइंट बात करने से पहले आई नो यार ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सेशन के अंदर 2-3 एक्सरसाइज किए और अब इतने टेंस हुए हैं। कुछ ऐसे हैं, नहीं भाई ऐसी बात भी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव का करके रखा हुआ है और उनको डेरिवेटिव का एटलीस्ट पता है, नाम से हम सुना हुआ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। और यार कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 चैप्टर करके रखे हुए हैं, बस यहाँ रिविजन करने के लिए आए, फाइनल टेस्ट देने के लिए आए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने के लिए आए। तो यार ये वीडियो तुम सबके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे हिडन सीक्रेट्स को रिवील करेंगे यार, तो तुम पूरी दुनिया में फिर आते फिर ना तो तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो इस रामलीला को ख़त्म करते हुए अब हमें ये जानेंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथ्स की जान है, लेकिन डेरिवेटिव भी तो बच्चे कर लेते हैं और इंटीग्रेशन पे आकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो यार हम इंटीग्रेशन के साथ बेवफाई करके उसको साइड पे रख देंगे और डेरिवेटिव को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव को जो है ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और डेरिवेटिव क्वेश्चंस ऐसे धमाकेदार वे में सॉल्व करें। वैसे जनरल बात की जाए तो हमें चैप्टर 1 से स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन चैप्टर 1 से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो हम चैप्टर 1 को एंड पे रखेंगे। देखो, डेरिवेटिव से स्टार्ट लेने का एक बहुत ही गहरा मकसद है। डेरिवेटिव देखो आसान भी है और डेरिवेटिव में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपकी हर एक्सरसाइज में से एक न एक शॉर्ट में और लॉन्ग में क्वेश्चन आए होते हैं डेरिवेटिव के, और MCQs में भी। तो इवन आप इसमें रिव्यू कर सकते हो कि सारी कॉन्टीन्यूसली जो है ना इसमें कॉन्टीन्यूसली डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। इवन आई कैन से कि ये इसमें से 40 नंबर का आपका डेरिवेटिव के चैप्टर में से पेपर आया हुआ है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझ लो। देखो, मुश्किल फील करोगे, आसान फील करोगे, डेरिवेटिव को एटलीस्ट कर लो तो तुम्हारे बहुत से मार्क्स तुम डेरिवेटिव से सिर्फ सिक्योर कर सकते हो। कि तुम्हें एटलीस्ट 6 शॉर्ट इसमें से आए हुए हैं, 2 लॉन्ग आए हुए हैं और 4 MCQs आए हुए हैं यार। तो उनके नंबर को ऐड करते हो तुम 40 नंबर तुम डेरिवेटिव से स्कोर कर सकते हो। इसीलिए डेरिवेटिव की एक्सरसाइजेस को हर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, हर एक्सरसाइज के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि डेरिवेटिव भी तुम मास्टर हो जाओ, ठीक है। डेरिवेटिव से स्टार्ट लेने का ये तो सबसे पहले 2 चैप्टर का स्टार्ट लेते हुए आई विल रिकमेंड कि तुम ये लेक्चर देखो। उसके अंदर लिमिट और डेरिवेटिव दोनों मौजूद हुए और इतना टाइम भी नहीं लगेगा, तुम्हारा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसमें से लिमिट वाला पार्ट देखोगे। लिमिट के इसमें वैरायटी क्वेश्चंस दिए सर ने समझाए हैं जिससे आपको लिमिट की अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। लिमिट की सारी डिटेल्स आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो यार तुमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे जैसे वो तुम्हें करवाएंगे तुमने उनको नोट डाउन करते जाना है, समझते जाना है, बड़े प्यार से समझना है और तुम बोर भी नहीं होने वाले इस लेक्चर को लेकर। तो यार मे भी तुम्हें कोई ऐसा फील हो कि यार कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वो इंडिया की बुक के क्वेश्चन है, मे भी 1-2 तुम्हें ऐसा फील हो कि वो डिफिकल्ट है, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन बाय द वे आई हैव थोरली सी, मैंने सारा चेक किया है कि उस वीडियो के अंदर ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इवन जो फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी लिमिट का इतना ही जो है टफ टाइप का तो नहीं होता, खैर, लेकिन इस तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो लेक्चर के अंदर तुम्हें मिलने वाले हैं, तुमने इन सबको सॉल्व करना है। और फिर जब तुम अपनी 2.1 पे आओगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा यार ये तो बच्चों वाली 2.1 में से और डायरेक्ट तुमने क्वेश्चन 3 पे अपनी लैंड करना है और क्वेश्चन 3 से लेकर 13 तक तुमने
खुद सॉल्व करना है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यार ये तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो तुम पाकिस्तानी किसी भी लेक्चरर से यूट्यूब पर सर्च करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2.2 कॉन्टीन्यूटी के लिए अगेन आई विल रिकमेंड यू डियर सर, बिकॉज इस वीडियो के अंदर यार इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियरिफाई हो जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा कि यार आपके बुक के क्वेश्चंस तो बच्चों वाले हैं। अगेन आपको ऐसा फील होगा, आपने जैसे ही इस लेक्चर को देख लेना है, कॉन्टीन्यूटी की सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेगी, आप उन सबको समझना है। और उसके बाद जब आपने अपनी बुक पे आना है ना, तो उसमें यार मैं आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2.2 में से क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वो पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पीस वाइज फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो पीस वाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। देखो 2.3 के लिए जितने मेरे पाकिस्तानी लेक्चरर्स को रिव्यू देखा है, तो उनको यार उन्होंने बहुत बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उन वीडियोस को बैठ के समझते रहें अगेन एंड अगेन, इतने कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएँ। तो यार मैं तुम्हें एक बड़ी शॉर्ट ओवरव्यू देने जा रही हूँ, ठीक है, 2.3 के लिए। डेट इज़ वेरी ईजी यार। तो लेट्स स्टार्ट यार। 2.3 का शेयर करने का ओवरव्यू सिर्फ एक ही मकसद है, वरना आप इसको यूट्यूब पे हज़ारों लेक्चर्स हैं। आई जस्ट थॉट कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े लेक्चर्स को देखो, तो इसीलिए इसमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं 4 कॉन्सेप्ट को आपको आई विल से कि हार्डली आपके मैं ना 7 से 8 मिनट लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो हम इसको जिसको समझेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का, जिसको स्लोप को आपको पता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, M10 भी हम बोल सकते हैं। तो फिर कहीं भी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का जिक्र आ जाए तो आपने अपने दिमाग में डेरिवेटिव ले आना है, ठीक है। डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। अभी तक आपने डेरिवेटिव किया नहीं, अब इन एक्सरसाइजेस में आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको डेरिवेटिव का जो है ना टेक्निक्स तो चलेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बाय फार्मूला डेरिवेटिव या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को निकालें तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पास एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। तो बल्कि नहीं, हम पहले एक फार्मूला इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फार्मूला इसका बड़ा इजी है, डेल वाई बाई डेल एक्स को इसका फार्मूला है। डेल वाई का फार्मूला जो होता है वो होता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, आपको नीचे क्या था, डेल एक्स था। अब बोलोगे मैम ने तो बोला था बड़ा ही आसान फार्मूला है, ये किस शक्ल से आसान लग रहा है। तो यार ये अप्लाई करने में बड़ा ही आसान है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि अगर इसी एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स हमें गिवन होता है, जो कि क्या है 2x माइनस 1, ठीक है। और आपके पास जो x और एफ एक्स की भी और एफ ऑफ एक्स की दोनों की वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं, जो क्या है 4 है और 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की है मैंने। तो इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यार क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके लिए कुछ भी चीज़ डिफिकल्टी नहीं आने वाली चीज़। देखो माइनस दरमियान में है, सेकंड नंबर पे एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, यानी कि अब आपको निकालना है एक्स एफ के अंदर अगर एक्स प्लस डेल एक्स आ जाए तो देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है, और इसी फंक्शन के अंदर हम एक्स की जगह क्या आप रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू सिंपल हो जाएगी, जहाँ पे एक्स है उसको एक्स प्लस डेल एक्स बना दो, क्योंकि इस साइड पे भी चेंज किया तो इस साइड पे भी आ रहा है, जिस पे भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इधर भी मैंने वही काम कर दिया और -1 कर दिया। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल एक्स -1, तो वैसे ही होगा। अब ये एफ ऑफ एक्स भी आ गए, ये भी आ गए, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, वैल्यू निकालो। देखो इसको मैं पुट करूँगी ना तो मेरे पास है 2x है प्लस 2 डेल एक्स है -1 है, ये मैंने सारा पुट किया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ उठा के पुट कर दिया, ठीक है, फंक्शन के अंदर। माइनस मैंने क्या करना है, माइनस मैंने इसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा ये है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे डेफिनेटली इस फंक्शन के। तो 2x प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस दरमियान में लगा हुआ है इस वजह से। और नीचे हमारे पास डेल एक्स है, ज़रा से इसको हम कट शट करते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। 2x माइनस 2x से सेट जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ रहेगी ये वो 2 डेल एक्स है डिवाइड बाई डेल एक्स है। तो डेल एक्स से उड़ जाएगा तो सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा। इसका मतलब आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m10 = 2 आ गई, ये आपका आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। सम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ रह जाती हैं, तो उसमें हम फिर इन चीज़ों को जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा केस नहीं था, बस सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की थी। फार्मूला ये सिर्फ आपको फार्मूला लगाने के लिए मैंने ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, लेकिन मज़ीद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे और आप इंशाल्लाह उनको भी टैकल कर पाओगे अगर आपको ये फार्मूला समझ आ जाता है। तो वेरी सिंपल है, ठीक है।
देखो इस एक्सरसाइज में से सबसे जो मे बी जो कोई चीज़ कंफ्यूज करती है वो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ही होती है, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो आगे तो समझ लो ये हलवा है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज उसको हम देखेंगे, इसी को अगर जहाँ भी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में जब भी एवरेज का नाम ले लिया जाए ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज का, तो उसी चीज़ को हम सेकंड लाइन का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है तो फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होगा, ठीक है। ए भी आपको गिवन होगा, फंक्शन में पुट करोगे एफ बी एफ निकलेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देखो आपके पहले 6 क्वेश्चंस जो हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से रिलेटेड है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 2 क्वेश्चन जो है 7 और 8 वो एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। तो मैं आपको 7 वाला करवा लेती हूँ। यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, ठीक है, जो कि बल्कि नहीं एफ ऑफ एक्स ही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, और आपको वैल्यूज़ गिवन है ए और बी की, जो कि क्या है -1 है और 2 है। तो अब जो है हम इस चीज़ को देख लेते हैं। यार जिस जगह पे भी आपको फार्मूला पता हो ना, तो आई कैन से उस जगह पे आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहती। तो फार्मूला आपको पता है, अब बस पुट आउट करना है, ठीक है। फंक्शन आपको गिवन है, ए और बी भी गिवन है, ठीक है। ये ए है पहले वाला, बी दूसरा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं हमारा फार्मूला जो है, उसमें सबसे पहले हमने एफ ऑफ बी निकालना होता है। तो एफ ऑफ बी का मतलब ये है कि एफ ऑफ बी मेरा क्या है, 2 है, तो मैंने यानी कि एफ ऑफ 2 निकालना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने क्या कर देना, 2 को पुट कर देना है। 2 का क्यूब कर लो प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कर लो माइनस 4 इंटू 2 कर लो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, एफ ऑफ बी होगी। अब एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए आपका क्या है, ए आपका -1 है, तो अब पूरे फंक्शन के अंदर एफ ऑफ -1 पुट करना है, यानी कि जहाँ जहाँ आपने पहले 2 पुट किया था, अब -1 का क्यूब, 2 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालो या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए दोनों निकल आए हैं, बी और ए आपको वैसे पता है। अब आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, अब जी जो वैल्यू आई है ये एफ ऑफ बी है फॉर एग्जांपल, इसको यहाँ लिखोगे, कोई नंबर होगा, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जो आई है वो लिखोगे, नीचे बी माइनस ए है, बी क्या है आपका 2 है, और माइनस ए भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप सॉल्व आउट करोगे तो आपका क्वेश्चन फर्दर आउट सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करने वाली, आप इसको खुद कर सकते हो, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज भी हो गया है, 2 डिफिकल्ट चीज़ें हमारी डन हो गई हैं। अब पीछे बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बड़ी आसान है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो भी डेरिवेटिव के थ्रू निकलती है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के थ्रू निकलती है। अगर आपको ये आता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। उसका मतलब ये है कि इसको भी डेल वाई ओवर डेल एक्स सॉल्व किया रहता है। अगर मैं इसको वेलोसिटी के टर्म में बोलूँ तो वेलोसिटी आपको पता है स्पीड होती है, यानी कि एक इंसान कितनी स्पीड से जा रहा है, तो उसको फिजिक्स के टर्म्स में बोले तो हम कहते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है नेट टाइम के अंदर, तो उसी चीज़ को उसकी स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड का दूसरा नाम ही वेलोसिटी होता है। तो डेल एस बाई डेल टी को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, अगर फंक्शन आपका टी के टर्म्स में हो, किसके टर्म्स में, टी के टर्म्स में। तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हमारा फंक्शन एक्स के टर्म्स में होता था, लाइक जैसे हमने नीचे एग्जांपल्स देखी तो हमारा एफ ऑफ एक्स था, इसी वजह से पूरा फंक्शन एक्स के टर्म्स में था। तो अगर हमारा फंक्शन टी के टर्म्स में हो तो मतलब टाइम है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो कितना डेल एस उसने कवर किया, ये कैसे निकलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, हमारे पास टी गिवन होगा, हम निकालते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए फ़ौरन से शो करती हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने आपके आगे लिख दिया है, आपको पता है टाइम क्या है, 3 है, तो एफ ऑफ 3 निकालो पहले। जहाँ जहाँ फंक्शन में 3 है तो टी है तो 3 पुट कर दो, तो -4 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि एक तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, अब जैसे x प्लस डेल एक्स था ना, तो अब t प्लस डेल टी हो जाएगा, और दूसरा ये कि माइनस एफ इंटू टी हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने टी डाल दिया क्योंकि हमारा फंक्शन टी में आ गया, इस वजह से कोई मसला नहीं है। नीचे डेल एक्स है तो अब हमारा डेल टी होगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा एफ ऑफ टी जो है वो निकल आया है हमारा, क्योंकि टी 3 था, टी को 3 वो जगह पर पुट करके निकाल लिया। अब जो है टी प्लस डेल टी का मतलब है 3 प्लस डेल टी निकालना है मैंने, ठीक है। 3 प्लस डेल टी का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टी है वहाँ 3 प्लस डेल टी लिख लेंगे, -4 इंटू 3 प्लस डेल टी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 10 इंटू अब 3 प्लस डेल टी आ जाएगा, फिर प्लस 6 है, ठीक है। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला खुलेगा, माइनस को बाहर रखेंगे तो अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू 2 3 6 मतलब कि 6 डेल टी हो जाएगा। मैंने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और प्लस 10 डेल टी प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको मजीद इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और आपके पास एक इक्वेशन होगी, उसका कोई चीज़ कट हो रही है तो कट करो, उसको सॉल्व आउट करो कि आपको 2 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। नीचे हमने डेल टी रखना है। अब जो है आप ये जो भी इसका आंसर आएगा ना, एफ इंटू 3 प्लस डेल टी का, यहाँ
यहाँ कोई कोई ना कोई कट शेट होकर कोई आंसर आ जाएगा। माइनस इंटू एफ इंटू 3 रखोगे, एफ ऑफ 3 का भी यहाँ कोई आंसर आएगा। और नीचे आपका क्या है, डेल टी है। तो इसको कट शेट करोगे तो आपके पास जो है कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कोई ना कोई नंबर में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो मे भी टी उसके साथ लगा हो, लेकिन होपफुली इसके साथ टी नहीं होगा क्योंकि वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। साथ आपने इसका मीटर पर सेकंड जरूर लगाना, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब देखो, अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में वैगन से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आएगी तो आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्टेटमेंट के अंदर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाबा पूछी जाती है। बाय द वे, यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन है। अब 11 क्वेश्चन के अंदर क्या बातें हो रही है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ इसी नेक्स्ट पेज पे। देखो, सबसे पहले पार्ट में बल्कि नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में उसने आपको एस ऑफ टी नाम का एक फंक्शन दे दिया, जिसको उसने डिस्टेंस या फिर हाइट या किसी भी चीज़ से उसने शो किया है। 122.5 माइनस 4.9 स्क्वायर एक फंक्शन है, सिंपल है, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स था तो ये एस ऑफ कुछ भी है, फंक्शन टी के टर्म्स में है, ठीक है। फंक्शन उसने आपको दे दिया और आपसे वो पूछ रहा है टी जो है वो सेकंड वगैरह है, एस जो है आपका डिस्टेंस है। पहले ही पार्ट में वो आपसे ये पूछ देता है कि मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो क्या ये मुश्किल है आपके लिए? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको देखो, आगे उसने आपको ये भी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट टी इज़ इक्वल टू 1/2 है, जब यानी कि 1/2 को 0.5 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और 0.5 लिख लो कैलकुलेटर, उसके थ्रू में आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है आपको पता है। फंक्शन आपके पास गिवन है, सिंपल। पहले आप निकालोगे एस ऑफ, अब टी आपका क्या है, टी आपका 1/2 है या 0.5 है, ठीक है। मैं 0.5 लिखूँगी आगे, बार बार मैं बाबा नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो 0.5 पुट करोगे आप अपने इस फंक्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा 122.5। वही ऊपर वाला मेथड हमने करना है, माइनस 4.9 इंटू टी की जगह क्या है आपका 0.5 है, 0.5 उसके यहाँ कुछ करोगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी आंसर, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, एक बार इसमें आप डेल टी को प्लस कर देना होता है, यानी कि 0.5 प्लस डेल टी, ठीक है। ये अब आपने पुट करना है इसी फंक्शन के अंदर। तो 122.5 माइनस 4.9 इंटू, अब क्या करना है 0.5 प्लस डेल टी का स्केयर हो जाना है, क्योंकि आपने पहले जिस चीज़ को रिप्लेस किया था अब उसकी जगह ये चीज़ रिप्लेस करनी है। इसको सॉल्व आउट करोगे एक और वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी कि s इंटू 0.5 प्लस डेल टी की जो वैल्यू आएगी वो इसकी जगह आप लिखोगे माइनस, आप करोगे s इंटू 0.5 लिखोगे और नीचे आपका क्या होगा, डेल टी होगा, और यही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि बड़ा ही आसान मेथड है। क्योंकि जितनी बार आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मेथड आसान लगने लग जाएगा। सेकेंड ही पार्ट के अंदर वो आपसे ये पूछते हैं कि किस टाइम के अंदर जो है वो बॉल हिट करेगा, बॉल हिट कर रहा है ग्राउंड को, यानी कि जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उस वक्त टी क्वेश्चन मार्क टी क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे ये बात पूछी जा रही है। तो देखो, ये बड़ी आसान बात है। अब जब भी बॉल करता है ना हिट को ग्राउंड, उसको मतलब ये डिस्टेंस खत्म हो गया, हाइट खत्म हो गई है, जीरो हुई है, तब भी तो वो हिट किया है, ज़रा ठहरा सब्र उसने किया, अभी तो हवा में उड़ा था। तो इसका मतलब अगर जो हमारा फंक्शन गिवन है इसको हम अगर ज़ीरो पुट करेंगे ना तो उधर जो हमारा टी निकल आएगा वही हमारा टी होगा। देखो, यानी कि हमारा फंक्शन क्या था 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपने इसको ज़ीरो रख देना है, इसको सेट करना है ज़ीरो के इक्वल। इस चीज़ इस वैल्यू को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ज़रा इसको कैलकुलेशन करो, फिर आखिर पे आके टी स्क्वायर अकेला इस साइड भी होगा तो उसको अंडर रूट लेके आपने इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेना है। मज़ीद अगर कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो रही, आप प्लीज़ किसी भी लेक्चर से कोई क्वेश्चन डिटेल में समझ सकते हो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं मैच कर रही है, कुछ भी सॉल्व आउट नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब ये जो टाइम जिस टाइम पे ये हिट कर रहा होता है ना ग्राउंड पे, ये यानी कि जिस टाइम पे हिट कर रहा है ग्राउंड पे डिस्टेंस ख़त्म हो गया, इसी को ही इम्पैक्ट टाइम बोला जाता है। अगर वो आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि इम्पैक्ट टाइम निकालो तो आपको पता होना चाहिए ये वो टाइम है जहाँ पे इसका खाता ख़त्म हो गया, बॉल जब एंड करोगे इसका डिस्टेंस अब ज़मीन पे हिट कर गया, बस ख़त्म हो गया। तो इम्पैक्ट वेलोसिटी भी इसी से ही निकलती है, ठीक है। इम्पैक्ट वेलोसिटी भी बड़ी आसान है। अगर आपके पास इम्पैक्ट टाइम आ जाए तो जो आपके पास आ चुका है यहाँ पे आपकी टी की आपकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसी को इम्पैक्ट टाइम का नाम दिया जाता है। तो ये जो वैल्यू होगी इसको आप जब अपनी वेलोसिटी के फंक्शन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट टाइम पे ही इम्पैक्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या सीन है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, इसमें क्या सीन हो रहा है। पहले ही पार्ट के अंदर बल्कि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको एस ऑफ टी नाम का फिर से एक फंक्शन दे दिया है, जिसको उन्होंने नाम दिया -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी, ठीक है। ऊपर वाले फंक्शन की तरह ये भी एक फंक्शन है। पहले पार्ट के अंदर वो आपसे ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताएं, हाइट बता दें, क्या बताएं, एच बताएं। टाइम उन्होंने आपको दे दिया, टाइम उन्होंने आपको दिया है 2 दिया है, टी इज़ इक्वल टू 6 दिया है, टी इज़ इक्वल टू 9 दिया है और टी इज़ इक्वल टू 10 दिया।
तो आपने उसने आपको क्वेश्चंस दे दिए और अब आपने पहले पार्ट को सॉल्व आउट करना है। तो देखो आपको ये चीज़ है बड़ी इजी है, सिंपल है। आपको हाइट दे दी गई है, यानी कि आपको डिस्टेंस का फंक्शन दे दिया गया है, डिस्टेंस हाइट आर सेम इन सम वे। तो अब जो है आप इस फंक्शन के अंदर टी को पुट पहले 2 को पुट करोगे, यहाँ टी है ना, तो टी का स्केयर है 2 का स्केयर हो जाएगा, इधर भी 2 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, पहली हाइट आ जाएगी, ठीक है। हाइट ऐड आपने इन सब चीज़ों को, फिर 6 पुट करोगे, फिर 9 पुट करोगे, 10 पुट करोगे, तो आपके पास 4 किस्म की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यही 4 जो है आपकी हाइट होंगी जो आपसे मांगी गई हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे। ये आपका पहला पार्ट है। देखो बड़ा कितना आसान पार्ट है, नाम इतना मुश्किल था, आसान बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछते हैं कि आप हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल के दे दें, ठीक है, बिटवीन टाइम इज़ इक्वल टू, जब 2 है और यहाँ पे टाइम इज़ इक्वल टू 5 है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो एवरेज का नाम ही नाम आ रहा था, आपके पास सेकंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आपने उसी को अप्लाई करना है। तो मैंने पहले भी बताया है, एवरेज का जहाँ भी नाम आता है वहाँ हमने सीक्रेट लाइन ढूंढनी होती है, यानी कि हमारा वहाँ फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए हमने करना होता है। तो यहाँ आपने आपका फंक्शन जो है आपके पास गिवन है एस ऑफ टी, इसके अंदर आपने पहले पुट करना है 5 को, तो आपकी कोई वैल्यू आ जाएगी एस ऑफ टी, यानी कि जगह एस ऑफ 5 पुट करेंगे कोई आंसर आएगा, फिर एस ऑफ टी की जगह एस ऑफ 2 पुट करेंगे तो कोई आंसर आएगा, और नीचे आपने 5 माइनस 2 कर देना है, यानी कि बी माइनस ए कर देना है। तो नीचे 3 होगा और ऊपर भी ऐसे कोई 2 नंबर होंगे, माइनस होकर यहाँ कोई वैल्यू आएगी, कट शेट करके आपके पास एक वैल्यू आएगी, वही आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, अपने थर्ड पार्ट को रिव्यू करते हैं। आई नो कि मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रही, क्योंकि यार मैं ये चाहती हूँ कि हमारा वन शॉट बहुत बड़ा ना हो, मैं ये चाहती हूँ कि आपको शॉर्ट से शॉर्टेस्ट टाइम में आपको ये चीज़ समझ आ जाए। देखो आई नो ये चीज़ आपको ऐसे नहीं समझ आने वाली, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगी, बट एट इस कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखोगे कि आपको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी, फिर से एवरेज का नाम आ गया, यानी कि सेकंड का फॉर्मूला रहेगा। सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी और ए आपको पता है, तो फंक्शन आपको कैसे पता है, फंक्शन के अंदर आप पहले बी को पुट करोगे यानी कि 9, रुपये यानी कि 7 को पुट करोगे यानी कि ए को, और आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि हमने वीडियोज़ में निकाला भी है पहले, इससे पहले। तो फिर आपको ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकलेगी और आपने ये शो करना है कि वो ज़ीरो हो, तो आप इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, इसका मतलब आपने शो कर दिया, ठीक है। वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को समझना चाह रहे हैं कि आपको क्या निकालना वाकई में आता है या नहीं आता। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है ना, बेसिकली आपको फोर्थ पार्ट के अंदर आपसे वो ये कहते हैं कि वो टाइम बता दो, वो कौन सा टाइम है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो हिट कर रहा है ग्राउंड को। देखो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल का मीनिंग भी नहीं बताया। बेसिकली प्रोजेक्टाइल जो है उसका मोशन कुछ फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, तो प्रोजेक्टाइल इसी को बोलते हैं कि तुमने यहाँ खड़े थे, तुमने यहाँ से बॉल फेंका, वो यूँ करके इधर आ गया। तो जब भी इस शेप में कोई मोशन हो रहा होता है ना, इस शेप में जब कोई चीज़ गिरती है इस तरह, इस पैराबोला के टाइप में, तो इसी चीज़ को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। यार उस चीज़ को प्रोजेक्टाइल बोल देता है उस मोशन को। जब हालांकि आप कोई चीज़ जैसे कि बॉल फॉर एग्जांपल आप खड़े होकर फेंक रहे हो तो वो इसी तरह ही जाएगा आगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही है तो वो उसको प्रोजेक्टाइल नहीं बोलते, इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। बाय द वे टाइम बताना है तो प्रोजेक्टाइल हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जब आपका जो ये डिस्टेंस है ये ज़ीरो हो जाएगा ना, सॉरी एस ऑफ टी है आपका, एस ऑफ टी जब ज़ीरो हो जाएगा आपने सेट करना है उसको इक्वल को, यानी कि इसको आप ज़ीरो की इक्वल सेट करोगे तो जो भी टाइम आपका टाइम आएगा ना वही टाइम आपका क्या होगा, यानी कि आपने -16 टी का स्केयर प्लस, तो इस चीज़ को ही ज़ीरो रखने से आपका एक टी निकलेगा, उसी टी को आप क्या बोलोगे, वही आपका टाइम, आपका आंसर होगा। अब आप बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपसे बोला जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के दे दो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको पता है ये कैसे निकलती है, कौन सा कोई टाइम भी गिवन होगा, ऐड आपने निकालनी है, टी इज़ इक्वल टू टाइम आपका 8 है उस जगह पे, ठीक है। तो अब आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है, फंक्शन आपके पास गिवन है। अब आपको पता है इसी फंक्शन के अंदर आप एक बार 8 पुट करोगे, ठीक है, और तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी। एक बार आप 8 प्लस डेल जो है ना टी, हाँ डेल टी पुट करोगे तो कोई आंसर आएगा। फिर आपने क्या करना है, एस ऑफ 8 प्लस डेल टी को रखना है माइनस एस ऑफ 8 को रखना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, नीचे डेल टी को रख देना, ठीक है। तो डेल टी लगने से क्या होगा, डेल टी, देखो वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऊपर आपने डिस्टेंस रखा, नीचे आपने टाइम रख दिया, तो डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी आपका हो रहा है इधर। तो इस वे में आपको जो वो वैल्यूज़ आएंगी कट शेट होकर आपकी कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, मीटर पर सेकंड होगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मेथड आपको मैंने बता दिया। सिक्स्थ पार्ट के अंदर आपसे ये कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट बता दें, मैक्सिमम हाइट बतानी है आपने जब जो प्रोजेक्टाइल को मिल रही है, प्रोजेक्टाइल को जब अटेन कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ है बड़ी इजी, लेकिन आप पहली बार पढ़े तो मे भी आपको ये डिफ़िकल्ट लगे। देखो मैक्स हाइट का मतलब ये होता है कि
मैक्स हाइट पे देखो, फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स को तो इस बात का पता है। मैक्स हाइट पे क्या होता है कि हम फिज़िक्स में ये चीज़ जो है, ये हम जो है ना एज्यूम कर रहे होते हैं कि आपने कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी है ना, तो जब वो सबसे ऊपर जाके फिर जब वो नीचे की तरफ मूव ऑन करती है ना, तो सबसे ऊपर जाके उस एक इंस्टेंट होता है, बड़ा ही छोटा सा लम्हा होता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब जो भी आपकी वेलोसिटी आई है उसको आप इक्वल टू ज़ीरो पुट करो, और फिर जो भी टाइम उस जो है ना देखो वी ऑफ टी नाम का फंक्शन होगा जिसको आप इक्वल पुट करोगे ज़ीरो के, और फिर जो आपका टी होगा वही आपका टाइम होगा, या फिर वो टाइम बल्कि निकलेगा, और इसके बाद जो है आप क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट को फाइंड करोगे इसके थ्रू, ठीक है। तो इस वे में आपको जो है 2.3 यहाँ पे एंड हो रही है। आई नो कि मैंने बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं समझाया होगा, मैंने एक बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में समझाया है। आई नो अगर स्पेसिफिक लेक्चर होता तभी हेल्पफुल होता। 2.4 और 2.5 के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपने दोनों को इकट्ठा सोल्व करना है, क्योंकि देखो जैसे आप 2.4 करने बैठोगे ना, तो उसमें इतने बच्चों वाले आपको प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट को क्वेश्चन रूल नहीं पता होगा, क्योंकि वो 2.5 का कॉन्सेप्ट है। तो आई विल से कि आप पहले प्रोडक्ट क्वेश्चन सारा इकट्ठा समझ लो। डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, आप जो लिमिटेड डेरिवेटिव की वीडियो पे जाओ, इसमें डेरिवेटिव का पार्ट छोड़ दिया था, वो अब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जब आप उसको समझ लोगे तो आप आ जाओ 2.4 2.5 पे। यहाँ कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो देखो आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस आप ना सॉल्व करो, एटलीस्ट एक एक पार्ट करते जाओ, मुश्किल पार्ट करते जाओ, ठीक है, ज़रूर करो। तो देखो 2.4 2.5 2.6 और 2.7 ये डेरिवेटिव की बुनियाद है। इसी से आपको डेरिवेटिव जो है ना, आप डेरिवेटिव में मास्टर हो जाओगे अगर आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें गिवन है, ठीक है। तो जहाँ कहीं आपको ऐसे लगे कि प्रोडक्ट हो रहा है तो अपने प्रोडक्ट तो देखो 2.6 और 2.7 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे तो बढ़ रहा है तो मजीद टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, सही है। तो मे भी लिमिटेड डेरिवेटिव की वीडियो के में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके मे भी कोई से कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुए हों, या आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आपके क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहे हो, तो यार डोंट वेरी, पाकिस्तानी लेक्चरर्स बहुत से अवेलेबल हैं यार। जिस क्वेश्चन पे आप अटक गया आपने क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। इसमें आपको इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी मजीद जो डेरिवेटिव की बुनियाद है ना वो हिल के रख जाएंगे, ठीक है। आपकी डेरिवेटिव की जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप इन दो मजीद एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव की एक्सरसाइज हैं, ये भी डेरिवेटिव के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि इसमें मजीद कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन अजीब अजीब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार वेरी इजी है। देखो डेरिवेटिव log का 1/x होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है, ठीक है। और एंगल का मजीद आगे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके लिए तो बहुत ईजी है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो यार प्लीज़ लेक्चर्स लो, जहाँ से भी समय है इसको ज़रूर समझो। जैसे ही आप इन सब क्वेश्चंस को डेरिवेटिव को समझ के इधर आओगे ना, तो आपको 2.8 एक्सरसाइज मिलेगी। या 2.8 जो है ना, ये सिर्फ आपके पुराने जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं न्यूली का एक मजीद एक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वगैरह को देखते हैं, जिसमें क्या है कि एक डेरिवेटिव लिए आंसर आया ना, उस आंसर का फिर से डेरिवेटिव ले लो तो उसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, फिर उसको दोबारा ले लो तो ट्रिपल डेरिवेटिव। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप पढ़ोगे, बड़ी ईजी है। अगर आपको डेरिवेटिव किसी आपने क्लियर किया ना, तो आई विल से कि ऑटोमेटिकली आपको आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी 2.8 हो जाएगी। 2.8 में से आई विल से कि क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 20 आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चन हैं और ये इतने हमारे पेपर में नहीं आते। यार 2.9 के लिए देखो, एक इंसान एक चीज़ को पढ़ के बाप तंग आ जाता है, तो 2.9 में एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव का नाम सुन के आप थक गए होगे, तो 2.9 के अंदर आपके पास रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आ जाता है। तो यार अब ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने बस क्रिटिकल वैल्यूज इन चीज़ों को समझ के जाना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो आपकी 2.9 हो टाइम चाहिए। 2.9 को आप ये ना समझे कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी एक शॉर्ट आता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हर चैप्टर में से सॉरी हर एक्सरसाइज में से जो है आपका एक एक शॉर्ट आया हुआ है और लॉन्ग भी बनाए हुए हैं, तो आपने इनको ज़रूर करना है। यार जैसे ही स्टूडेंट्स 2.9 तक कवर करते हैं तो वो तो डेरिवेटिव के नाम से तक आ चुके होते हैं, वो समझते हैं कि बस 2.10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है जितना कर लिया हमने, यार इतना ही इनफ है। मेरे तो एल लग गए। बट आई विल से 2.10 इज कंपल्सरी, क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन 2.10 से ही आया हुआ है। एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव से बेसिकली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो या कुछ भी हो, कॉनिक फंक्शन हो, उसकी एप्लीकेशंस ही आती हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो एप्लीकेशन यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में आ रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेटली आपको 2.10 का आनी चाहिए, और 2.10 से ज़्यादा आई विल से कि आपको पूरे डेरिवेटिव का चैप्टर आना चाहिए, तभी से आप उसको उसकी एप्लीकेशन सॉल्व कर पाओगे। या कुछ क्वेश्चन है 2.10 के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2.10 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आई विल रिकमेंड कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को करो सिर्फ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है।
सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 को skip कर सकते हो 2.10 के अंदर। उसके बाद 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 ऑप्शनल है। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आती है तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने डेरिवेटिव के पीछे एक्सरसाइजेज में अप्रोक्सीमेशन की है तो ठीक है कर लो, 5 बाय दफ़ा ऑप्शनल है आपके लिए। 10 क्वेश्चन करो, 15 करो, 16 करो, 17 करो, 18 करो, 19 करो और 20 करो। कुछ क्वेश्चंस की मैंने यहाँ लिस्ट भी साथ बता दिया आपको, आपने इसी लिस्ट को फॉलो करना है तो आपके क्वेश्चन 2.10 के लिए इनफ है। यार अगर तुमने यहाँ तक भी बड़ा फोकस से, बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा परफेक्ट होके ना समझा है तो तुम्हारे 2 लॉन्ग, 3 तकरीबन 3 से 4 MCQs और 6 से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2 चैप्टर से कवर हो जाएंगे। तो यार 2 चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है 3 चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 के क्वेश्चंस हमें कम नज़र आते हैं तो हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशन का असल में इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना आपके पेपर के अंदर, वो चैप्टर 4 टोटली ही इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। लाइक अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप चैप्टर 4 कर पाओगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आई विल रिकमेंड, अगर आप चैप्टर 4 करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि चैप्टर 4 आपने करना है तो आप चैप्टर 3 करो पहले। तो चैप्टर 3 के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। मैं तो कहूँगी अगर आपने इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना तो आपके लिए मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप चैप्टर 3 और 4 अभी करने बैठ जाओ, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप फिर ईजी चैप्टर्स पे फोकस करो, ठीक है। इंटीग्रेशन भी ईजी है, स्टार्ट में ईजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन को में एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है। ये डेरिवेटिव को उल्ट होती है तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के चक्रों में डेरिवेटिव को भी ख़त्म कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए अगर मैं आपको कहूँ ना कि आपने इंटीग्रेशन छोड़ोगे तो क्या रिजल्ट होंगे, तो इंटीग्रेशन को आप फिर आके फॉर एग्जांपल साइड पे रख देते हो, लेकिन तो देखो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 MCQs तो आपको निकल जाने, आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे इंटीग्रेशन पे बेस्ड होंगे और आपने तो इंटीग्रेशन की ही नहीं है, क्योंकि MCQs में चॉइस नहीं होती। यही मसला होता है सेक्शन नंबर A का। लेकिन अगर हम सेक्शन B की बात करें, C की बात करें तो C में कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपको दूसरे चैप्टर्स मैंने आपको आगे जो रेकमेंड करूँगी ना, अगर आपने वो सारे अच्छे तरीके से किए हैं तो मेरे ख्याल से 3 का कोई नुकसान नहीं है छोड़ने का। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं कच्चे पक्के आते हैं, सही से नहीं आ रहे, तो फिर आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। तो आई विल रिकमेंड कि जो दूसरे चैप्टर से फिर इनको अच्छा कर लो। अगर इनको अच्छा नहीं कर पा रहे, 3 को नहीं कर पाते तो दूसरों को तो एटलीस्ट अच्छे से करो ना। तक बात है इंटीग्रेशन की सेक्शन B के अंदर इसकी क्या अहमियत है, तो यार मोस्ट प्रोबेबली आपका एक शॉट ज़ाया हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि समटाइम्स आपने इस साइड पे तो आपने चॉइस भी छोड़ा होता है, दूसरी साइड पे इंटीग्रेशन आ गई है, फिर आपका उस केस में एक क्वेश्चन जाएगा। लेकिन और दूसरा शॉट, 2 शॉट इस केस में ज़ाया हो सकते हैं कि अगर आपको मैंने जो क्वेश्चन आगे रेकमेंड करूँगी और आपने वो भी नहीं अच्छे से किया, आपको वो भी नहीं समझ आ रहे, आपका वो भी नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो फिर आपके दोनों साइडों पे फिर से आप फंस गए हो और आपके 2 शॉट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सेक्शन नंबर C से ज़ाया हो सकते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा, आपको कुछ दूसरे चैप्टर भी नहीं आते, तो फिर आपकी इंटीग्रेशन आपको उस टाइम पर डिले डूबेगी। लेकिन अगर आपको दूसरे चैप्टर्स अच्छे आते हैं और इंटीग्रेशन जो है वो आपको आपने चॉइस भी छोड़ दिया है, 4 चैप्टर भी चॉइस पे निकाल दिया, तो उस केस में जो है आपका क्वेश्चन आप जो है उस केस में डूब सकते हो पानी में, ठीक है। तो अब यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि यार हम इंटीग्रेशन को एटलीस्ट 1-2 नज़र देख लें, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ लें। तो यार मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला लेक्चर देखो इंटीग्रेशन का एटलीस्ट। देखो इस इंटीग्रेशन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इन्होंने समझाई हुई हैं, तो जितनी आपके पास पोटेंशियल है आप उतना करो, जितनी कसाफत है उतना करो। इसके अंदर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आपने बस इंटीग्रेशन को समझना है वो होती क्या है, ताकि आप MCQs में कोई थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन को देखना तो एक नज़र देख लो, नहीं देखना तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो इंटीग्रेशन को छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए कि 3-4 MCQs और मे बी एक लॉन्ग तो खैर हम नहीं कह सकती, लेकिन 2-3 शॉर्ट, 1-2 शॉर्ट, 2-3-4 MCQs आपके निकल जाने। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको इंटीग्रेशन को छोड़ने के बता दिए हैं। अब आगे आपकी इस टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है। तो अगर आपने करना है तो आप बेसिकली स्टार्ट वाले एक्सरसाइजेस पे फोकस करो। आप जो है लेटेस्ट एक्सरसाइजेस को छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो जल्दी से आ जाते हैं 9 चैप्टर पर। 9 चैप्टर के लिए आई विल रिकमेंड कि तुम लास्ट से स्टार्ट लोगे कि 9.3 में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, आप इसको रिव्यू भी कर लो। तो यार 9.3 का लेक्चर इस चैनल पे ग्रेट जीनियस पे भी अवेलेबल है, आप जाकर उसको ज़रूर देखो। 9.3 का बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट उसमें मैंने समझाया हुआ है, तो आप 9.3 के लिए आप उसको रिकमेंड करूँगी। और
9.2 मैं इसको रिकमेंड करूँगी। अगर जिन बच्चों ने 8.2 की है ना, तो वो उनको ग्राफ का पता चलेगा, तो 9.2 को कर सकते हैं। 9.2 भी बड़ी आसान है, 8.2 की तरह ही है। और आई विल रिकमेंड कि जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं वो आप ग्राफ पर ड्रा किया करो। आपकी ई शीट के अंदर ग्राफ की जगह अवेलेबल होती है, तो आप उसी पे आपने ग्राफ ड्रा करना है। अगर 8.2 या 9.2 में से या 1 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ग्राफ पे इसको ड्रॉ करना है। एंड 9.1 पीछे रह जाती है, तो 9.1 के लिए यार वेरी सिंपल है। 9.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, इतने सॉल्व ना करो, इतना टाइम नहीं है। प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व दो, जो है ना सिर्फ इंटरवल गिवन है और आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन 1 to 5 सारे वही क्वेश्चन हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके 9.1 में अवेलेबल है, तो आई विल रिकमेंड कि आप उनको जरूर सॉल्व करो। सारे पार्ट्स नहीं सॉल्व कर सकते तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े पार्ट सॉल्व करते जाओ। हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ पार्ट सॉल्व करो और उनको लाजमी करो आप 9.1 के। तो इस वे में आपका 9 चैप्टर बड़ा मज़े का टैकल हो जा रहा है। तो इस वे में आपका 9 चैप्टर बहुत मज़े का सॉल्व हो जाएगा। यार अब आ जाते हैं 8 चैप्टर में। 8 चैप्टर बड़ा आसान है। देखो 8.1 में इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट 2-3 शॉर्ट आ जाते हैं आपके 8 चैप्टर में से 2 शॉर्ट आते हैं एट मोस्ट, में भी 3 भी आ सकते हैं। तो यार 8.1 में से जो क्वेश्चन है ना, विदाउट यूजिंग का कैलकुलेटर ये कर दो, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने 8.1 के लिए उन क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ लो कि इतना टाइम नहीं है ना फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, तो इट्स ओके। 8 चैप्टर को हमने क्विक मेथड में करना है। देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो 8 चैप्टर के लिए आप 8.1 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लेरिफाई कर लो। विदाउट यूजिंग का कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करते हैं आप उसको समझ लो, किसी भी पाकिस्तानी लेक्चर से समझ लो। 8.2 में से भी ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ग्राफ का एक शॉर्ट भी इवन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, और मे भी ग्राफ में भी आपके 9.2 में से भी आ सकता है और 8.2 में भी से भी आ सकता है। अगर आपको ग्राफ में इंटरेस्टेड हो, ग्राफ पहले से बनाने आते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप 8.2 कर लो। लेकिन अगर आपको ग्राफ का कुछ भी नहीं पता, ग्राफ कभी इससे पहले नहीं बनाए हुए, तो वैसे ग्राफ होता बड़ा ईजी है। पूरी बुक में से ग्राफ ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, तो आई विल रिकमेंड आप 8.2 कर लो, क्योंकि इसमें से शॉर्ट आ रहा होता है। और 8.3 के लिए आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मॉडल पेपर के अंदर उसका कोई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था। तो अगर आपने 8.3 करनी है तो आई विल से कि आप 8.3 कर लो, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो लास्ट में है अप्रूव वाले, आप उनको स्किप भी कर सकते हो। अच्छा 8 चैप्टर आपको इसीलिए मैंने रेकमेंड किया है क्योंकि 8 चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन को छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आपको उसके ऑल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप 8 चैप्टर को करो। जितना मैंने आपको रेकमेंड किया आपको उतना करना है। यार आई नो यहाँ तक जितना भी आपने कवर किया यू आर वेरी वेरी टायर्ड, और अगर आप कुछ भी नहीं किया अभी तक बैठे वीडियो ही देख रहे हो तो फिर आई नो कि आप टायर्ड नहीं हो। लेकिन बाय द वे अभी आपने बहुत सारा 50% नहीं 60% ऑफ द पेपर आप जो है यहाँ तक समझ चुके हो, कर चुके हो, ठीक है, सॉल्व आउट कर चुके हो। अब जो है आपने मूव ऑन कर लेना है 10 चैप्टर की तरफ। अगर आप 10 चैप्टर कर लेते हो तो बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट है आई कैन से, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर मॉडल पेपर में लॉन्ग नहीं आया हुआ तो इट डजंट मीन कि अब वो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से पेपर मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, मॉर्निंग में आया तो वो कहते हैं कि इवनिंग में आएगा, इवनिंग में नहीं आता। तो इसीलिए मॉडल पेपर में जो आया हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से आ जाए। 10 चैप्टर कर लो, 10 के चैप्टर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, दोनों को कर लो। बड़ा बेस्ट नहीं, मैं कह रही हूँ बेस्टेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उसमें से एक लॉन्ग आ सकता है। तो ज़रूर आपने 10 चैप्टर को एक बार ज़रूर समझो। ईजी भी है, वो है लंबा, मुझे पता है उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है वो, लेकिन वो है बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन और दूसरे चैप्टर्स के कंपेरिजन में वो ईजी है, तो लाजमी उसको ज़रूर देखो। अब तुम जैसे ही 10 जैसा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर यहाँ करके आओगे तो तुम्हें लगेगा कि यार बस अब रिवीजन आ गई। नहीं, अभी रिवीजन का टाइम नहीं आया। देखो 6 चैप्टर और 7 चैप्टर अभी भी तो आपका नहीं हुआ। 6 में अभी आपने तो 3 और 4 अभी आपने किया ही नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मे भी आपने कर लिया तो बहुत ही बेस्ट है। तो अब हम आ जाते हैं 6 चैप्टर की बात करते हैं। देखो 6 चैप्टर भी बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टार्ट ले लोगे ना तो कॉन्करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो कहोगे यार 6 तो बड़ा ही आसान है। लेकिन जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है आप सब लकीर के फ़कीर हो, आपने जो है ना पाकिस्तानी किसी लेक्चर को खोल लेना है और आपने वो सारे क्वेश्चन वहीं से देख के छाप लेने और आपके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। देखो आपने कॉन्सेप्ट सीखना है कि अब इसमें 4 टाइप की चीज़ें हैं, मीडियंस हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स हैं और राइट बाइसेक्टर्स हैं या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट इसका मतलब चीज़ें हैं मीडियंस, एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर्स। तो आपने इन तीनों चीज़ों को, और ये कहाँ पे कट कर रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर, उन सब पॉइंट्स को कैसे फाइंड करना है, इन सब चीज़ों को कैसे फाइंड करना है, ये आपने ज़रूर फाइंड करना है। इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन तीनों में डिफरेंस करना है। ये है ईजी अलग अलग देखे जाए तो, लेकिन ये तीनों आपस में मर्जअप हो सकते हैं। इन तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग आपको मिक्सअप हो सकते हैं, तो आपने ये मिक्स नहीं करना। आपने इनको अलग अलग से अच्छी तरह से समझना है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगुलर रीजन हो या इस तरह के क्वेश्चन हो, तो ये आपने ज़रूर करना है। 6.1 जो है, देखो अब स्टार्ट में अपनी मुश्किल कोई चीज़ लगती है। 6.1 के लिए मैं ये कह भी सकती हूँ कि ये में भी मुश्किल है, लेकिन 6.2 और 6.3 हलवा है हलवा। तो 6.2 को अपने हलवा बना के खाना है, बहुत ही मज़े का होगा, ठीक है। 6.3 और 6.2 बहुत ईजीएस्ट है, ईजी नहीं ईजीएस्ट है।
तो यार 7 चैप्टर की बात करते हैं। 7 चैप्टर के लिए आई नो कि अभी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जो है ना मज़ीद जो है कुछ देखो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करूँगी। देखो मुझे पता है, आपको मैं इतनी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि आप जितने भी चैप्टर स्किप कर रहे होते हो ना, तो हमसे आपके MCQs ज़ाया हो रहे होते हैं उसमें। शॉर्ट लॉन्ग को तो हम मे भी कहीं ना कहीं जगह पे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन MCQs तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं है। MCQs तो देखो, MCQs के लिए आप किसी भी चैप्टर को स्किप करोगे तो MCQs रह जाएंगे। जैसे अगर आप 7 छोड़ रहे हो तो 2 MCQs इसमें से रह जाएंगे, ठीक है। तो 7 चैप्टर में से तो काफ़ी एक लॉन्ग भी आ रहा होता है, 2-3 शॉर्ट भी आए होते हैं, ठीक है। तो 7 चैप्टर के लिए अगर आपके पास हिम्मत है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 7 चैप्टर कर लो। देखो 7 चैप्टर के अगर आप इंडिविजुअली हर एक एक्सरसाइज के लेक्चर देखोगे कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आई एम श्योर आपके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर लो कि मैं आपको एक छोटा सा मेथड दे देती हूँ यहाँ पे, आप वो मेथड उसको फॉलो आउट कर लो तो मे बी आपका जो है आसान वे में हो जाएगा। तो उस मेथड को आप मे बी फॉलो कर लो, या फिर आप यूट्यूब पे जाके उन्हीं क्वेश्चंस को कर लो जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। देखो जहाँ तक बात है 5 चैप्टर की, तो मैंने उसका डिस्कशन इसलिए नहीं किया अभी तक क्योंकि 5 चैप्टर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी स्टार्ट्स के हों, तो उनके लिए अगर उन्होंने जितना मैंने बताया इतना कर लिया तो मे बी 5 को ना करें तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो फिजिक्स के स्टूडेंट है, उनको फिजिक्स आती है, तो आई विल रिकमेंड कि आप 5 चैप्टर को ज़रूर करो। 5.3 तो बड़ी आसान है। अगर आपको 2 डेरिवेटिव आता है, चाहे वो स्टार्ट्स के हैं, फिजिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं और उन्होंने मैथ्स चूज़ की हुई है, तो 5.3 तो ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उनको डेरिवेटिव उन्होंने किया हुआ है। तो वेलोसिटी के लिए उनको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है, एक्सेलरेशन के लिए बस 2 बार डेरिवेटिव लेना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो 5.3 तो बहुत इजी है। 5.3 आप रिकमेंड लाजमी करो 5 चैप्टर में से। और जहाँ तक बात है 5.1 और 2 की, तो अगर वो आप पे डिपेंड कर रहा है, ऑप्शनल है। अगर आप कर लो, अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है तो आप लाजमी करो उसमें, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। देखो 3 और 4 का मैंने कोई इतना स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज होंगे, जिनको पास इतना टाइम नहीं रहेगा और इतना टाइम है भी नहीं। चाहे वो टॉपर है, चाहे वो एवरेज है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 को कवर पाए। अगर आप उसको 3 आते हैं, अगर उसको इंटीग्रेशन आती है, तो मैं आई विल रिकमेंड कि वो 4 ज़रूर करे। लेकिन अगर उसको 3 नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आती, तो वो 4 जो है उसको ज़रूर ना टच करें, क्योंकि 4 जो है वो डिपेंड कर रहा है 3 पे। लेकिन फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन अगर बेसिक इंटीग्रेशन आती है तो 4 थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो आई विल मस्ट रिकमेंड, देखो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप कर लो, क्योंकि आपके शॉर्ट्स के स्किप होने का बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को स्किप ना करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना मैंने आपको बताया अपना कर लो। तो मे बी मैं आपको पहले ही मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे कि आपको 2 से 3 शॉर्ट स्किप हो सकते हैं इस केसेस में, क्योंकि दोनों साइड पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने 7 भी नहीं किया है, आपने जो है 3-4 भी नहीं किया है, तो दोनों साइडों पर ऐसा हो जाता है कि एक साइड पे 3 का और दूसरी साइड पे 7 का आ जाता है। तो फिर आपने इस केस में जो है आपका शॉर्ट स्किप होने के चांसेस है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप 7 कर लो। अगर जो भी आपको चैप्टर ईजी लग रहा है, देखो वो डोमेन अलजबरा में है, ये डोमेन ज्योमेट्री में है। अलजबरा ज्योमेट्री में से कोई एक चूज़ कर लो जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ तक अगर इस वीडियो ने आपकी समाओ किसी भी केस को हेल्प की है, तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड कि जैसे पाक स्टडीज़ के अंदर जो है मेरा गैस आपके काम आया था। आई एम वेरी हैप्पी रियली। सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी वे में कोई हेल्प आउट किया है। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।